हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज़, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्ट 2 के इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ मौजूद है शर्मिष्ठा राउत जी। चलिए उनसे आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो आपने जैसे कहा कि आपने एज ए जूनियर आर्टिस्ट भी काम किया, तो आपके पीछे कोई गॉड फादर या फिर ऐसे कोई नहीं था इस इंडस्ट्री का। तभी की जर्नी और आज आप एज अ प्रोड्यूसर काम करें, सो व्हाट इज़ योर ओवरऑल इमोशंस, क्या लगता है आपको? वो तो सोचने के लिए टाइम भी नहीं मिला है क्योंकि बैक टू बैक काम करती जा रही हूँ और बट डू यू फील ग्रेटफुल? या ऑफ कोर्स मैं जैसे बोल रही हूँ कि यस, मैंने ये प्लान किया था। मैंने जब जो मेरा ब्रेक था मनु उधड़वारे से, तब से मैंने एक ठान ली थी कि मुझे लाइफ में एक बार तो प्रोड्यूसर बनना ही बनना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर रहना है तो सिर्फ एक्टिंग के बेस पर आप नहीं रह सकते। एक तो इसी इंडस्ट्री में दूसरा कोई काम भी कर लो, नहीं तो खुद के लिए दूसरा काम जनरेट करो जो इस इंडस्ट्री से रिलेट नहीं होगा। क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल्स आए हैं, बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, बहुत स्ट्रगल बढ़ चुका है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, लोग भी बढ़ गए हैं। करेक्ट। और कैसे होता है कि आपको मतलब आप अगर 500 रुपए में काम कर रहे हो, बट कोई तो आएगा जो 300 रुपए में भी काम करेगा, तो उसको प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो मैं वन ऑफ द छोटा वाला एक मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, बट वैसे भी होता है। तो आई थिंक मैंने तब सोचा था, तो तब से ही जब मुझे टाइम मिलता था, जिस प्रोडक्शन हाउस में मैं काम करती थी, तभी मैं जाकर प्रोडक्शन वालों के साथ बैठती थी। जब सीन में गैप होता था तो थोड़ा आराम भी कर लेती थी और उनके साथ बैठती थी कि क्या होता है, क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये सब पता होना बहुत जरूरी है एक्टर, मुझे लगता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद मधुगंधा जब मुझे मिली तो उन्होंने मुझे मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब मैं उससे पहले ध्रुव नियति रेशम गाठी में हम लोग मिले एक दूसरे के साथ पहली बार, और तब मैं मेरे शोज़ जो है वो आउट ऑफ इंडिया लेकर जाती थी, डांस वाली शोज़। तो उन्होंने मुझे वो काम करते हुए देखा और वो मुझे बोले कि आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो व्हाई नॉट मेरे साथ काम करो। तो मैंने बोला ठीक है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो ऑफकोर्स सीरियल के सारे जो कैलकुलेशंस है और फिल्म के कैलकुलेशंस है बहुत अलग अलग है। तो तब मुझे फिल्म के कैलकुलेशन थोड़े पता चलने लगे और मैं काम करने लगी, और एक के बाद एक फिल्म्स की मैंने, जिसमें मैंने प्रोडक्शन में काम किया है उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके लिए लिखूंगी और आप प्रोड्यूसर बनना। तो मैंने बोला ओके, और उसके बाद जो हुआ तो सब देख ही रहे हैं। बट यस, ये चीज़ें तो है ही कि प्रोड्यूसर बनना ये मैंने बहुत पहले ही सोच के रखा था। और इसमें मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट जो मिला वो मेरे हस्बैंड से, तेजस से मिला, क्योंकि ऐसे बोलने के लिए भी कोई तो चाहिए जो अपना लाइफ पार्टनर हो, कि पीठ पर हाथ थपथपाया और तू कर, मैं हूँ, ये कहने के लिए। मतलब एक औरत को क्या चाहिए कि एक मॉरल सपोर्ट मिले घर से, क्योंकि कितनी भी मैं बड़ी हो जाऊँ, बट आज खाने में क्या बनाना है तुअर की दाल आई है नहीं, घर में सब्जी खत्म हो गई, अभी नींबू ही नहीं है, अभी यही नहीं है, तो ये चलता ही रहेगा। कपड़ों का क्या हुआ, इस्त्री वाला आया ही नहीं, या फिर इसका मतलब ये सारे, हाँ, ये सारी चीज़ें घर में देखनी पड़ती है। और ये करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो 24/7 आपके साथ रहते हैं। एक तो वो आपके माँ बाप होते हैं, नहीं तो वो आपके हस्बैंड होते हैं। बट अब तो शादी हो चुकी है तो माँ बाप तो वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट हस्बैंड इज द एग्जैक्टली इज द बैकबोन। सो डू यू थिंक कि एक एक्टर की पर्सनल और प्रोफेशनल, मतलब घर के काम और सेट के जो भी हम काम करते हैं वो मैनेज करने पे एक लाइफ पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ, एग्जैक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ हो जाता है। और स्पेशली कि अगर काम इतना बड़ा हो एक्टर के लिए, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोई वे आउट ही नहीं है, घर पे कुछ भी हो जाए। आज मैं अगर मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा भी करके आऊँ तो यहाँ पे आके मुझे कॉमेडी रोल करना है तो मुझे वो करना ही है,
वहाँ पे स्लेट नहीं आएगी नीचे कि आज इनका झगड़ा हुआ इसके लिए ये सीन बिगड़ गया तो ऐसा नहीं होता बेसिकली। और मतलब वो बोलते हैं ना कि जो भी आपका घर के हो घर में रख के सेट पे, और सेट का है सेट पे रख के घर पे आओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि प्रोफेशनल लाइफ का असर भी घर की पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है। तो अगर मैं बाहर काम कर रही हूँ तो वो प्रोडक्शन का हो, प्रोड्यूसर कर बन के हो या फिर एक्टर बन के हो, तो उसका असर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है ना। तो घर के लाइफ में थोड़ा होता ही होता है, और सबका होता है, मतलब यही फील्ड में नहीं, कॉर्पोरेट फील्ड में भी ऐसा होता है। अगर बॉस ने डांट दिया, अगर टारगेट नहीं अचीव हुआ तो घर पे भी आने के बाद सारा गुस्सा या फिर सारा फ्रस्ट्रेशन वो हर फील्ड में ही है। एग्जैक्टली हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि हमारी लाइमलाइट है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है सबको इंटरेस्ट है देखना है। हम मीडिया के सामने, हम कैमरा में दिखते हैं इसके लिए। करेक्ट, तो वहाँ पे दिखता नहीं है बट होती सारी सेम चीजें। सो अभी अपने कॉमेडी रोल्स का भी जिक्र किया था, तो कॉमेडी शोज भी आपने किए हैं इससे पहले। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद द रियलिटी शोज इन कॉमेडी? नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है वो, क्योंकि किसी को हंसाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप रुला सकते हो इमोशंस या फिर आपकी स्टोरी बताकर, बट किसी को हंसाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। उसके लिए आपका पार्टनर जो भी है, मतलब को एक्टर, वो बहुत अच्छा चाहिए, गिव एंड टेक में है, राइटर ऑल्सो, ऑडियंस बहुत आगे चल रही है। कोई भी जोक्स अगर हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं अरे ये तो मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब मैंने सुना था तब मैंने सुना था, ये तो उस टाइम पे हम लोग क्रिएट करते थे। तो अभी मराठी में हम लोग बोलते हैं की त्याचा दर्जा वाढत चाललेला आहे, उसका स्टेटस बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। तो लोगों को सुनना भी और अच्छा भी सुनना है और क्विक भी चाहिए, क्योंकि सब लोग इंस्टेंट पे आ चुके हैं, सबके पास पेशेंस नहीं रहा है। रील्स का जमाना है, एक सेकंड स्क्रॉल करो। करेक्ट, और ना पेशेंस नहीं बचे हैं किसी के पास भी, क्योंकि फटाफट करो, एक 10 मिनट का ब्रेक मिला है, 10 मिनट में मैं क्या देख सकती हूँ, जो टेंशन रिलीज हो वो मैं देखूं और मैं निकल जाऊं काम के लिए। तो वो इतना शॉर्ट, क्रिस्प और स्वीट होना चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो आपने कॉमेडी मूवी भी की है चीवो चीसो का। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद द मूवी? एंड आपका रोल काफ़ी अलग था एंड बहुत हंसाने वाला था। सो हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट कैरेक्टर? इसका सारा श्रेय मैं दूंगी परेश मोकाशी सर को। उन्होंने जैसे जैसे मुझे ब्रीफ करते गए वैसे वैसे मैं करती गई। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आई एम अ प्रोडक्शन फ्रेंडली एंड डायरेक्टर्स आर्टिस्ट। सो किसी के पास भी जाऊं, अभी मैं 15 साल काम किया है तो मुझे ये आ रहा है। नहीं मराठी में उसको भी मैं मराठी में बोलती हूँ कि विद्यार्थी दशा संपायला नहीं पाहिजे। लाइक स्टूडेंट होना लाइफ के एंड तक बहुत बहुत ही जरूरी है। सीखना कुछ मिल रहा है हमको, जिस दिन आप बोलोगे कि मुझे ये आ रहा है, खत्म बात, आप आगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो कोई भी मेरा प्रोजेक्ट है तब मैं मेरी हमेशा बोलती हूँ कि एक प्लेन स्लेट लेके जाती हूँ, आप जैसा लिखोगे वैसा मैं करूँगी। और एक हद के बाद अपने हाथ में जब कैरेक्टर आ जाता है तब मैं और उसके ऊपर काम कर पाऊँ। ओके, तो इसका सारा श्रेय डायरेक्टर को जाता है। ऑफ कोर्स उन्होंने जो भी किया, और जो हमारी राइटर थी मधुगंधा कुलकर्णी और परेश मोकाशी दोनों, तो उनके डायलॉग भी ऐसे लेंदी नहीं रहते, शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प रहते, तो फटाफट ह्यूमरस आ जाता है, पंच निकलता है। तो वैसे के वैसे उनका बहुत ही मैं बोलूँगी कि आग्रह बहुत ऐसे था कि नहीं जितना लिखा है उतना ही बोलो और उसी रिदम में बोलो। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगने वाली है, या मुझे भूख लग रही है, या भी मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, नहीं, वहाँ पे लिखा क्या है, मुझे भूख लग रही है, तो मुझे भूख लग रही है, यही सेंटेंस लेना है, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि उनके राइटिंग का वही एक मस्त अर्थ निकल के आता है। हाँ, ये वही एक बहुत अच्छी चीज और वो होता है ना कि डायरेक्टर को आगे का भी पता है कि हाउ विल द ऑडियंस रिएक्ट टू दिस लाइन। और वही राइटर है तो फिर तो मजा ही मजा है। और आपने देखा फिल्म क्या चली और कितनी आई गॉट एन अवार्ड फॉर दैट सपोर्टिंग रोल, तो फिर बहुत ही बढ़िया। तो हमारा ज़रूर नीति रेशम घाटी का भी जिक्र हुआ। सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू गॉट दैट सीरियल? इसका सारा श्रेय मैं जी मराठी को दूंगी, बिकॉज उससे पहले मैंने उनसे मज़ा झोंका नाम की एक सीरियल की थी। वो बहुत ही पीरियड सीरियल थी, मतलब
फेमस हुई थी। मेरा कैरेक्टर था ताई काकू, वो बहुत फेमस हुआ था। जब हम लोग माइथो हिस्टोरिकल या फिर पीरियड सीरियल करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके बाद एक डर सा रहता है कि वही कैरेक्टर में अटक ना जाए। करेक्ट। दूसरा भी काम कर सकते हैं, दूसरा एक्टिंग के लिए दूसरा कैरेक्टर भी कर सकते हैं, ये लोग भूल जाते हैं। और लोगों के प्यार के वजह से भी हम लोगों को वही काम रिपीट करना पड़ता है और मतलब बाहर दूसरे काम के लिए भी नहीं पूछते, यही इसी टाइप के रोल के लिए पूछते हैं। तो फिर बट इसका मैं पूरा श्रेय जी मराठी को दूंगी, क्योंकि जी मराठी ने ही मुझे ताई काकू के लिए कास्ट किया था और उसके बाद उन्होंने ही मुझे ज़रूर नहीं थी रेशम गाठी के लिए भी कास्ट किया, वो जो बिल्कुल ही अलग सा रोल था, ननन का रोल था, तो वो बिल्कुल भी अलग था। तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। ओके, सो एक सीरियल की कास्टिंग जब होती है तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में मतलब ली जाती है, फिर कैसे कास्टिंग की प्रोसेस क्या होती है? कास्टिंग की प्रोसेस एक तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए वो जो भी एक्टर एक्ट्रेस है या वो जो भी कैरेक्टर है वो कैसा दिखता है, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट को ज़रूरी है वो वाला। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऑफ कोर्स मनी मैटर्स, कि क्योंकि बजट है उस हिसाब में ये सारी चीज़ें मिले, ऐसे हम लोग एक्टर्स कास्ट करते हैं। ओके, सो जो जनरली जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो ऑडिशन ग्रुप्स पे भी जो मैसेजेस आते हैं या फिर कास्टिंग डायरेक्टर उनके सोशल मीडिया पे जो मैसेज डालते हैं उनके ज़रिए एक जगह पे ऑडिशन ली जाती है। सो ऐसे ओपन ऑडिशन से लोग मिलते हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं, क्योंकि अभी हम जो फिल्म के लिए काम कर रहे हैं तो फिल्म का कास्टिंग भी हमने कास्टिंग डायरेक्टर एक है हमारे मराठी इंडस्ट्री में, रोहन मापुस्कर, उनकी कास्टिंग एजेंसी को ही दिया था। जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो एक लाइन के लिए होते हैं, 2 लाइन के लिए होते हैं, तो वो डायरेक्टर तक पहुंचना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। 2 लाइन का कैरेक्टर है इसलिए मैं नहीं करूँगी, लॉन्ग लेंथ वाला ही रोल करना है तो आप घर पे बैठे रहोगे, काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका टैलेंट एक सेंटेंस से भी पता चल जाता है सामने वाले को। और उसके लिए कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए, जो आए वो अब फिलहाल के लिए जो है वो ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर तक पहुंचना ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ अब मुझे थोड़ा लॉन्ग लेंथ का रोल करना है या फिर कैसे रहना है, तो इससे फ़ायदा होता है, डेफिनेटली फ़ायदा है, तो वो ऑडिशंस करनी चाहिए। ओके, सो आपका जो एक फेस है वो एक पॉजिटिव लुकिंग फेस है। सो जब आप नेगेटिव आपको कोई कैरेक्टर आता है तो आप कैसे उस पर काम करते हैं? रियली मेरा पॉजिटिव फेस? आई फील सो। नो, यू फील यू आर नेगेटिव? या ऑफ कोर्स। ओके, मुझे तो लगता है कि आप नहीं। ओके, सो उल्टा फिर सवाल मैं पूछूंगा, अगर आपका नेगेटिव फेस है तो पॉजिटिव पे कैसे काम करेंगी? मैंने आज तक सिर्फ आई गेस 2 ही रोल ऐसे किए हैं जो पॉजिटिव है। ओह, बाकी के सारे मैंने नेगेटिव रोल्स वैम्स के किए हैं। 90% मैंने नेगेटिव किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग मुझसे बात करने के लिए भी डरते हैं या फिर झिझकते हैं। आफ्टर बिग बॉस ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि लोग खुल के बात करने लगे हैं, उनको पता चला है कि मैं कैसी हूँ, थोड़ी रोतलू भी हूँ, इमोशनल हूँ ये भी होता है। बट नहीं तो ऐसे लगता है कि चेहरे में बहुत एटीट्यूड है, बहुत ही नकचड़ी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। So sweet of you। बट कैसे होता है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी जैसे हो वैसे हर जगह नहीं बिहेव कर सकते। कभी कभी सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है उसके ऊपर भी आपका बिहेवियर बहुत बार डिपेंड होता है। तो वो तो है। बट मैं ये बोलूँगी कि निगेटिव रोल करते वक्त मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रही है, वो जो मैंने खुद ने ही आइडेंटिफाई की है कि हमेशा अपने आप में एक छोटा विलन छुपा हुआ रहता है। वो मतलब कैसे होता है कि अगर यश ने मैं और यश सेम हम उम्र के हैं और यश ने गाड़ी ली और मेरा यश बहुत अच्छा दोस्त है
तो मैं बोलूँगी अरे वाह यश कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ह्यूमन बिहेवियर कहता है बीच में आकर कि यार उसने ली, मेरे में क्या है, मैं क्या कम काम कर रही हूँ क्या, तो वो दिखता नहीं है क्या, भगवान क्यों ऐसा कर रहा है या फिर ऐसे कर, ये सारी चीज़ें होने लगती है। एग्जैक्टली। तो वो जो एक स्लाइटली छोटी सी हार्म ना करने वाली जो ईर्ष्या होती है, जो दूसरों को हार्म नहीं करती, बट अपने मन में एक बार ऐसे झांक कर जाती है, तो वो ईर्ष्या को आपको 100% इसमें कन्वर्ट करना है। वो फीलिंग तब क्या होती है, वो चेहरे पे पूरी की पूरी दिखानी है आपको। जब डायलॉग्स नहीं हैं, सिर्फ आंखों से बात करनी है, तो मन में अनगिनत गालियाँ देनी पड़ती है, तो वो आंखों से निकलती है कि, और वो सारी गालियाँ जो आपको आती है, सारी गालियाँ तो वो मन में हो तो वो आंख में दिखेगा। तो बैक ऑफ द माइंड वो काम चलता ही रहता है, बट यू नो व्हेन टू, मतलब जीनियस शुड नो व्हेन टू स्विच ऑफ द बटन। करेक्ट, वेरी ट्रू। एग्जैक्टली, नहीं तो फिर उसका असर आपके पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा, बहुत ही पड़ेगा। सो जैसे बहुत सारे किरदारों के आपने नाम लेके अपने पॉजिटिव नेगेटिव किया है, तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप वापस करना पसंद करेंगे? ताइका को, उन समाजों का, यस, वो मुझे वापस करना बहुत ही अच्छा लगेगा। वो मेरा माइलस्टोन, मतलब मैं क्या बोलूँ, जर्नी का मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है, और जो करने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टीज आई, क्योंकि उस वक्त हम लोग वहाँ पे नहीं थे, ऐसी औरत को कभी देखा नहीं था जिसके बाल पूरे निकाल दिए गए हों, जो यंग है फिर भी विधवा बन के रह रही है, और तब की विधवाएं अलग थी। आजकल विधवाएं होती है तो मतलब दुख तो है, बट आगे कोप अप करती है वो महिलाएं, आगे बढ़ती है, वो ज़माना ही अलग था। तो उस वक्त क्या होता था, तो ये महसूस करके काम करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। कैसे वॉक करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, वो लहजा क्या होगा, ऊपर से डायलॉग अलग थे, भाषा अलग थी, तो ये सारा कुछ करना था, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो वीरेंद्र प्रधान को मैं, जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उनको मैं ये सारा क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने वो पूरा मुझसे करवा के लिया, और फिर एक बार, जैसे मैंने बोला, एक बार हाथ में कैरेक्टर आ जाए, बात खत्म। करेक्ट। सो इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, या फिर पैसे लिए जाते हैं, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे ठगा जाता है, या फिर रजिस्ट्रेशन फीस ऑडिशन के लिए लोग उसे पैसे ले जाते हैं, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, या फिर हाउ डू यू डील इट? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, बहुत बार होता है, बट मैं हमेशा ये कहूँगी कि सतर्क रहे, क्योंकि जहाँ पे भी आपको जाना है और जहाँ पे भी पैसे भरने हैं, तो कहीं से भी आप थोड़ा उसका नॉलेज लें, किसी से पूछे कि ये कैसा है, क्या है, प्रोसेस क्या है, और ये कैसे काम देते हैं वहाँ पे काम करने वाले, या फिर वहाँ से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स, उनके साथ पहले कांटेक्ट कीजिए। और ढूंढने से भगवान भी मिलता है, तो ये तो कांटेक्ट कब कैसे भी मिल जाएंगे, तो वो करना चाहिए, और तभी आप फ्रॉड से बच पाओ। बट आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत है इंडस्ट्री में काम करने के लिए? आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत है। ऐसे कौन से एसोसिएशन है जो मतलब जेन्युइन है, जिसके पास हम आर्टिस्ट कार्ड बना सकते हैं? सिंटा कार्ड जेन्युइन है, जो मैं अभी कहूँगी कि वो एसोसिएशन का ही है, तो वो जेन्युइन है। बाकी जो हमें पॉलिटिकल शिवसेना का है, शिवसेना चित्रपट सेना, उनकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो वो भी रिलायबल है। एंड आई गेस अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल का भी कार्ड आता है। अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल, उनका भी कार्ड है। तो आप अगर लाइसेंस लेते हो, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड बनवाते हो, तो ये भी उतना ही मैंडेटरी है और उतना होना चाहिए, ज़रूरी है। सो इसके बाद मुझे अभी आपको एक पूछना है कि जो बिग बॉस में आपका पेंटागन फेमस हुआ था, तो कुछ सोच के अंदर गई थी, या हाउ इट बेसिकली हैपेंड? नहीं, मैं ये सोचकर तो डेफिनेटली अंदर गई थी कि मुझे सपोर्ट किसको करना है, वो मेरे ध्यान में था, और इसकी वजह से मैंने मेघा सही और इनको जाकर ही सपोर्ट किया। सो बिकॉज मुझे, बट आपको लगा कि मतलब वो जो आपने किया वो सही था? यस, 100%, यस। ओके, फाइन। सो बहुत अच्छा रहा ये वाला सेगमेंट, और इसमें एक लास्ट तक मुझे पूछना है कि जो एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सीख कर आएँ। सीए होना है, मेडिकल एग्ज़ाम्स देनी, मेडिकल में जाना है, तो सारे के लिए एग्ज़ाम्स है, सब पढ़ाई करके जाते हो, तो इसमें से मुझे बनना है, ये करके मत आओ।
क्योंकि अगर यहाँ पे टिकना है, लंबी रेस का घोड़ा होना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो एक तो वो एजुकेशन से होगी, और दूसरी जो आपके साथ जो सीनियर्स आएंगे उनके साथ बात करके, उनके साथ बोल कर, डिस्कस कर ये बातें सारी होंगी, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ये एक चीज़। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, इसी को अभी ये फील्ड को हम लोग पूरी तरह से करियर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। मराठी में मैं उसको बोलती हूँ जोड़ धंधा पाहिजे काही, एक सेकंड कोई तो ऑप्शन आपका चाहिए इनकम, तो वो आपका दूसरा पैशन महिन्याला एवढे पैसे घरी आले पाहिजे। इन शॉर्ट मेरा दूसरा पैशन क्या है? अभी मेरा दूसरा पैशन कुकिंग है, मेरा दूसरा पैशन मैनेजमेंट है, मेरा दूसरा पैशन प्रोडक्शन है। तो सिर्फ एक्टिंग नहीं, तो मैं दूसरी जगह से भी मैं काम करके कैसे खुद के लिए कमा सकती हूँ, ये मुझे देखना है। नहीं तो एक्टर करके मैं सिर्फ घर पे ही बैठूँ। ओके, सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेगमेंट भी, एंड बहुत मज़ा आया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट जो है हैशटैग रैपिड फायर राउंड। तो इस वाले सेगमेंट में सबसे पहले आपका ऑप्शन ये है कि कैमरा या फिर थिएटर। थिएटर। ओके, देन छुट्टी के दिन घर पे बैठना या फिर जोमेटो। छुट्टी के दिन घर पर बैठना, मतलब घर पे खाना बनाना। घर पे खाना बनाना, ऑफ कोर्स। ओके, देन ये थोड़ा टफ ऑप्शन है, मेघा धाड़े या फिर सई लोकुर। नो, कोई चॉइस ही नहीं है इसके बीच। एक तो दोनों दो, नहीं तो दोनों निकाल दो। ठीक है, चला लेंगे। वेस्टर्न ड्रेस या फिर इंडियन? इंडियन अटायर। पॉजिटिव कैरेक्टर वर्सेस नेगेटिव कैरेक्टर? नेगेटिव। Yes, I would love to. Okay, so now some of your favorites. So favorite place? Favorite place, Switzerland. Okay, favorite character? Character मेरा आपका character? ताई का कौन सा मदद होता। Okay, favorite show? फेवरेट शो जो अभी मेरा फिलहाल चल रहा है, तुला शिकवेन चांगलाच धडा और नवरी मिळे हिटलर। ओके, नहीं बट आपने इसमें काम किया है? अच्छा, काम जो किया है वो तो दो है, जुळून येती रेशीम गाठी और उनचा माझा होता। ओके, फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म चीवची चौका। चीवची चौका। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन? तेजस देसाई। ओके, सो काफ़ी रैपिड थे आपके आंसर और काफ़ी मज़ा आया ये इंटरव्यू करके, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, एंड आई होप आपको भी सीखने को मिला होगा। सो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए YN कंटेंट फैक्ट्री के लिए। एंड बहुत अच्छा लगा कि आज हम हमारे चैनल पे आए एंड बहुत कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस, थैंक यू यश कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने दर्शकों के साथ रूबरू हो सकूं, और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।